डियर स्टूडेंट्स, तो कक्षा 9 की फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन मतलब गति का ये लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ आपका बेटा पहला चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आपसे न्यूमेरिकल पे चर्चा होगी। तो आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है आपका जो मैंने ग्राफ बताए थे पीछे एसटी ग्राफ और वीटी ग्राफ, उन्हीं से संबंधित है कि ग्राफ विधि से गति के समीकरणों का सत्यापन। तो उसके लिए हमको शर्त जो है वो 3 शर्तें उन्होंने दी हैं कि एक तो आपका ग्राफ जो है वो वीटी ग्राफ होना चाहिए। तो वीटी ग्राफ पे जब आप फिगर बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो आपका गति के तीनों समीकरण सिद्ध हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आप वीटी ग्राफ पे जब झुकाव के लिए जाओगे तो झुकाव आपको एक्स वाई समतल पे ही मिलेगा। तो उस झुकाव मतलब कोण की जो थीटा की स्पज्या है, मतलब थीटा का टैन, मतलब टैन थीटा, वो त्वरण के बराबर लिया जाएगा। ये शर्त मैंने पीछे भी क्लियर की थी। और तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त ये है कि ग्राफ के अंदर जो भी ज्यामितीय आकृतियां बन के सामने आएंगी तो बेटा उनका जो संपूर्ण क्षेत्रफल होगा वो चली गई दूरी के बराबर होगा। तो दैट्स क्लियर। तो इतनी बात हमको याद रखनी है, ये आपकी लिखी भी हुई है। अब इसको हम साफ कर देते हैं और आपका ग्राफ विधि से समीकरणों को सत्यापित करते हैं। तो देखते हैं ध्यान से। शर्त में हमसे उन्होंने कहा क्या है कि हमको ग्राफ जो बनाना है वो वीटी ग्राफ होना चाहिए। तो वीटी ग्राफ से मतलब ये है कि जो हमारा समय है वो एक्स अक्ष पे होना चाहिए और बेटा जो वेग है उसको वाई अक्ष पे होना चाहिए। तो ये आपका वाई अक्ष हो गया, इधर बेटा आपका एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा मूल बिंदु हो गया। तो अब गति की बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लो हमने किसी बस को देखा, तो जब बस को हमने देखा तो वो कहीं से चलती हुई चली आ रही थी। तो लेकिन जो हमारा टाइम का ऑब्जर्वेशन होगा वो उस समय से शुरू होगा जब बस को हमने देखा। लेकिन मतलब बस तो पहले से ही आ रही है ना। जैसे मान लो एग्जाम देने हम जाते हैं तो टाइम की ऑब्जर्वेशन हम कब से स्टार्ट करते हैं? जब हमारा पेपर स्टार्ट हो जाता है। क्या उसके पहले समय नहीं बीत रहा होता? या पेपर दे के आ जाएंगे तो उसके बाद समय नहीं बीतेगा? बीतेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो हमारा होगा वो वहाँ होगा जब हम उस चीज़ को देखेंगे, उस पर शामिल होंगे। तो हम मान लेते हैं कि अगर जब हमने अपना टाइम का ऑब्जर्वेशन शुरू किया तब कोई वस्तु ए पर थी और तुम्हें पता है कि वाई अक्ष जो है वो वेग के लिए रिजर्व्ड है और जो आपका एक्स अक्ष है वो समय के लिए रिजर्व्ड है। तो अब जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन शुरू की तब वस्तु ए पर थी, मतलब बेटा उसका कुछ वेग रहा होगा और वो वेग हमने मान लिया प्रारंभिक वेग u रहा होगा। तो इतनी बात बेटा क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी को? अब हम करते क्या है कि जब हमारा एक्स अक्ष पे टाइम थोड़ा बीत गया, टी टाइम मान लो हमने बिता दिया, तो अब वाई अक्ष पर हमारी ऑब्जर्वेशन मतलब जो वस्तु थी वो मान लेते हैं किसी पॉइंट तक पहुंच चुकी होगी। तो अब मान लो यहां पर किसी पॉइंट तक आपकी वस्तु पहुंच चुकी है, तो आप इसको इधर से एक डॉटेड लाइन से मिला दोगे और जो डॉटेड लाइन से मिली होंगी वो आपकी ग्राफ पे स्थिति को दर्शा रही है। इसको यहां से मिलाया। अब मान लेते हैं हमारी वस्तु बी पर पहुंच गई, ऑब्जर्वेशन यू से था। तो अब हमारी जो ये सिचुएशन है वेग के लिए है, तो मान लेते हैं ये अंतिम वेग के लिए तो v प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत? अब वेग परिवर्तन हमने 0 से थोड़ी किया है, हमने तो a से किया है। तो हमारा जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि ये पॉइंट जो है वो a से मिलाया जाए और जब a से बेटा आपने इसको मिलाया तो अब a से ही आपको एक अक्ष लेना पड़ेगा और जब वो अक्ष आप लोगे तो ये लाइन बन जाएगी। अब इनके नामांकन कुछ कर दिए जाएं। ये b था, इसको c मान लिया, d मान लिया, इसको e मान लिया। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक t है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमको आकृति देखनी है। सबसे पहले देखते हैं ओ ए डी ई एक आयत है
आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो OA के सामने की भुजा DE है तो वो बराबर हो जाएगी, OE के सामने की भुजा AD है वो बराबर हो जाएगी। और अब हमको एक बड़ा सा चित्र देखना है OBCE, ये भी एक आयत है, तो OB भुजा जो है आपकी वो C भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें हमको दी हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले हमको उन्होंने दिया था OA और वो आपका बराबर हो गया OA DE के बराबर, और वैल्यू उसकी आपको पता है U है। इसके बाद आपका OE, ये आपका AD के इक्वल टू है, वैल्यू इसकी T है क्योंकि x अक्ष पे काउंट हुआ है। अब हमको वैल्यू पता है OB की, और इसके जस्ट सामने बेटा भुजा जो है CE की, ये वैल्यू V है। तो ये वैल्यू हमको ग्राफ में दे रखी है। अब जब हमारी ये वैल्यू निकल आई तो अब हम करते क्या है कि इस लाइन को हटा देते हैं कि इसका अब कोई काम नहीं है। तो अब ये आपका एक्चुअल ग्राफ बना हुआ है। क्लियर? अगर झुकाव की बात करें बेटा तो ये आपका थीटा है, ये आपने T निकाला, इधर C से V तक, C से E तक V निकाल लिया, ये U निकाल लिया। तो अगर बात हम CD भुजा की करें तो ये V माइनस U नहीं हो जाएगा क्या? कि CD की जब आप बात करोगे तो CD की बात नीचे देख लेते हैं, ये आपका CE भुजा में आपका CD भुजा DE भुजा को निकालने पे मिल जाएगा। तो CD इक्वल टू आपका आ जाएगा V माइनस U। तो ये वैल्यू भी आपको प्राप्त हो गई। तो ग्राफ में इतनी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अब हमारा लक्ष्य है पहला समीकरण देखना कि क्या है। पहला समीकरण सिद्ध करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ADC आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री एंगल है, तो समकोण त्रिभुज है। तो हम चलते हैं समकोण त्रिभुज ADC में, और हमने लगा दिया बेटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब भुजा है आपकी CD, आधार भुजा है बेटा AD। और आपको पीछे मैंने बताया कि VT ग्राफ में कहीं पर भी झुकाव की स्पज्या मतलब tan थीटा आएगा तो वो त्वरण के बराबर होता है। तो A इक्वल टू CD की जगह पर V माइनस U पुटअप किया, AD की जगह पर बेटा T पुटअप किया, तिर्यक गुणा किया तो V माइनस U का गुणा इसके बटे में होगा, और इधर AT हो जाएगा। U को आप उधर लेके जाओगे तो आपका समीकरण आ जाएगा V इक्वल टू U प्लस AT। यही आपका पहला समीकरण है। सिद्ध हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा टफ है टॉपिक, लेकिन अच्छे से समझोगे, ध्यान दोगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब पहला बेटा सिद्ध कर लिया तो अब पहले के बाद किसका नंबर लगाते हैं? दूसरे का नंबर लगाते हैं। अब दूसरे के लिए बेटा आपको एक और शर्त याद करनी है कि ग्राफ में बनी आकृतियों का कुल क्षेत्रफल चली गई दूरी के बराबर होता है। तो यहां पर ग्राफ में आपको एक ये त्रिभुज की आकृति दिख रही है ADC की, और एक जस्ट उसी के नीचे एक आयत बना हुआ है OADE। तो अब जो दूरी होगी इसके क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो अब हम वही बात लिख देते हैं कि चली गई दूरी S इक्वल टू एरिया त्रिभुज ADC प्लस एरिया आयत या रेक्टेंगल लिख लो OADE। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में आपको पता होगा कि आधार गुणे ऊंचाई, इसके बारे में आपको पता होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। तो अब चलते हैं फिगर में। त्रिभुज ADC का आधार है AD, तो 1/2 AD इंटू ऊंचाई बेटा है DC या CD लिख लो। आयत की लंबाई ये OE और चौड़ाई DE, सारी वैल्यू यहां पे रखी हुई हैं, उठा के रखते हैं। तो S इक्वल टू AD की जगह पर आप लिख दोगे T और ब्रैकेट में V माइनस U। AD की वैल्यू T है,
सी डी की वैल्यू v माइनस यू है, प्लस लंबाई OE की वैल्यू t है और d की वैल्यू u है। तो इस u का t से गुणा होगा तो ut बन जाएगा। तो हम करते क्या हैं कि इनको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, और ut को हमने पहले कर दिया 1/2t v माइनस यू कर दिया, किसी को कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 में हम v का मान निकाल चुके हैं, तो समीकरण 1 से कहां से? समीकरण 1 से v का मान रखने पर, तो v का मान इधर याद रखिए, रखने पर, तो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ टी, यहां पर बचेगा u प्लस at v की जगह पर, और ये माइनस u, ये माइनस प्लस कैंसिल, तो यस इक्वल टू हो जाएगा ut प्लस 1/2 at पे जब t का गुणा होगा तो at स्क्वायर। ये आपका दूसरा समीकरण सिद्ध हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? तो क्लियर। अब बेटा इन दोनों समीकरणों को हमने सिद्ध किया तो हमें समय की बहुत आवश्यकता पड़ी। तीसरा समीकरण जो होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब ये है कि समय को हमको वहां पे नहीं लेना है, समय रेखा को नहीं लेना है। तो हम करते क्या है कि तीसरा समीकरण सिद्ध करने के लिए पहले समीकरण में यहां से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो v माइनस यू अपान a है। यहां पे आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। क्लियर। जब समय को हटा रहे हो तो समय की ये रेखा भी हटानी पड़ेगी आपको। जब ये हटाओगे तो ये हट जाएगा। अब दो आकृतियां नहीं, एक आकृति केवल बची, और वो भी आकृति है समलंब की, OACE। और समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर AO समांतर CE के है, और ऊंचाई की यदि बात करें तो यही AD या OE आपकी ऊंचाई बन जाएगी। क्लियर। तो इसको हटा दिया, लेकिन ग्राफ में था तो इसको आप यहां पे रखोगे, लेकिन याद रखोगे कि समीकरण 3 को सिद्ध करने के लिए हमको इस वाली लाइन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। तो अब यहां पर चली गई दूरी, घेरा गया क्षेत्रफल, तो एरिया समलंब नाम है इसका OACE। आपको पता है कि समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो पहली समांतर भुजा CE है, दूसरी समांतर भुजा OA है, और प्लस ऊंचाई मतलब OE कर लो या AD कर लो। चलो AD कर लेते हैं। तो यहां पर AD ना करो, चलो OE करो। तो यस इक्वल टू 1/2, C की वैल्यू हमको उन्होंने दे रखी है V, OA की वैल्यू दे रखी है U, और OE की वैल्यू है T। समीकरण 1 से आप T की वैल्यू निकाल चुके हो, तो यस इक्वल टू 1/2। यहां पर बेटा आपका ये V प्लस यू लिखा हुआ है, यहां पर आपने निकाला है V माइनस यू के बटे में A। इस A का गुणा 2 से होगा, 2A बन जाएगा। तिर्यक गुणा पे इधर लेके आओगे तो 2AS बन जाएगा। V प्लस यू एक ब्रैकेट में V माइनस यू, तो आपका ये बन गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से। एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B। इसको लेफ्ट हैंड पे करते हैं तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS, ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये था आपका गति का तीसरा समीकरण। तो आज आपने सिद्ध कर लिए ग्राफ विधि से गति के समीकरणों का सत्यापन। तो आपका ये पहला चैप्टर जो मोशन है बेटा, ये हो गया है समाप्त। अब केवल इसके न्यूमेरिकल पे चर्चा करनी है और ये चैप्टर आपका फाइनली समाप्त हो जाएगा। तो बाकी जो चर्चाएं हैं न्यूमेरिकल की वो अगले वीडियो पे की जाएंगी।